जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल धाकड़ का मैथ्स डैडी और आपका स्वागत कर रहा हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में, जहां पर आपको मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ इंडिपेंडेंट थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका आपके फेवरेट चैनल रैंक प्लस पे और इंडिया के सबसे चहीते और सबसे विश्वसनीय सीरीज 20 डेज प्लस पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात जब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो मैंने आपको पहले बेस थ्योरम के वीडियो में भी बताया था कि यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी और एग्जॉस्टिव इवेंट, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एक बार मेरी बात फिर से ध्यान सुनिए कि यहां पर हम लोग को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। स्टोरी की तरह सुनाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जितना हम विजुअलाइजेशन करें, जितना इमेजिनेशन करें, उतनी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहली चीज, व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट? इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब दो इवेंट के आपस में होने या ना होने का कोई संबंध नहीं होता। P ऑफ ए मतलब पहली इवेंट हो या ना हो, P ऑफ बी पे उसके होने या ना होने पर, P ऑफ बी के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं अगर अपनी बाइक चला रहा हूं और किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूं और मेरा दोस्त अब उसकी बाइक चला रहा है और उसके दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, अब हमारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, इसका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। मेरे साथ एक्सीडेंट हो या नहीं हो, मैं एग्जाम पे टाइम पे पहुंचूं या ना पहुंचूं, उससे उसके लेट होने में या जल्दी जाने में या कुछ हो जाने में कोई रिलेशन नहीं है। तो दे बोथ आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट? इसलिए गाड़ी थोड़ा स्लो चलाया करो। मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब होता है ना कि स्टोरी के साथ साथ एक मोरल देना जरूरी है। दूसरी चीज, अगर बात करता हूं मैं डिपेंडेंट इवेंट का, मतलब हो सकता है कि अब हम दोनों साथ में जा रहे हों, एक ही गाड़ी में एग्जाम देने साथ में जा रहे हो। अब मैं बोलूंगा यार रास्ते में मैगी खा लेते हैं, या मैं बोलूंगा यार थोड़ी देर रुक के चाय पी लेते हैं, या बोलूंगा यार थोड़ी देर समझ रहे हो ना? तो मेरे कोई भी तरीके से, मेरे किसी भी बर्ताव से अब एग्जाम में हम लोग लेट पहुंच रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं, इस पे फर्क पड़ने वाला है। मतलब मेरे होने या ना होने से उसके होने या ना होने पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है। इट मींस टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लियर हो गया। अब बात कर ले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दो इवेंट आपस में साथ में कभी नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने अगर डाई थ्रो कर दिया, तो अगर 2 अगर डाई पे आ गया, इसका मतलब 1 3 4 5 6 कभी नहीं आएगा। ये डिपेंडेंट इवेंट में भी कहलाएगा, क्योंकि 2 के आने से बाकी 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाती है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मैंने अगर हेड्स आया एक कॉइन के थ्रो करने पे, तो हेड के आने से बाकी टेल के ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्लियर हो जाती है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। हेड के आने से टेल नहीं आएगा, ये क्लैरिटी हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब हेड एंड टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकता, म्यूचुअल कभी नहीं आ सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं इसलिए इसको। एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी, अगर मैं किसी भी कॉइन को टॉस करने की निकाल रहा हूं, एक कॉइन को टॉस करने निकाल रहा हूं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रहेगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल रहेगा 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो रहेगा वो रहेगा आपका 1। तो मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये होता है कि सारे इवेंट जो रहेंगे वो आपने ऑलरेडी लिख दिए, और इसी चीज को हम टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही मान सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि मैंने एक डाई थ्रो किया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, और यहां पर आपके पास 1/6 1/6 1/6 6 आउटकम के लिए हो जाता है, और इसका सम जो होता है 1 होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? टोटल प्रोबेबिलिटी। और 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब सारे इवेंट आपने चुन लिए, अब 6 के बाद कोई 7वां इवेंट नहीं कर सकता। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसका नाम होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको कंडीशनल का भी इसी वीडियो में जानकारी दे दूंगा मैं। आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन छपने वाला है। जी हां, इस बार के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट छपने वाला है, इसलिए आपको इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या होता है यहां पे। एक्चुअली यहां पर होता क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नाम से समझ में आ रहा है कंडीशन है। कंडीशन कब होती है? जब एक से ज्यादा इवेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अगर
मैं सही टाइम पे एग्जाम देने पहुंचा, सही टाइम पे एग्जाम देने पहुंचा तो मेरे पास या फेल होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, हाँ या ना। अगर मैं सही टाइम पे पहुंचा ही नहीं तो पास फेल क्या कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सारी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी चीज को करने वाला हूं, ए और बी दो इवेंट हैं, तो ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर मैं रात भर पढ़ता हूं तो सुबह मेरे अच्छे मार्क्स आने या खराब मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। रात भर पढ़ूंगा ही नहीं तो फिर तो वाट लग गई, है कि नहीं। तो यह होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब एक के होने के बाद आप दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालते हो। तो इसको बोलते किस तरह से, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ऐसा लगा देते हैं लाइन, उसको बोलते हैं आफ्टर बी। इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी। ए आफ्टर बी मतलब बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और अगर बी नहीं हुआ तो ए का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और क्योंकि आफ्टर में बी है इसलिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाता है। इसी चीज को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए से भी लिख सकता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए मतलब बी आफ्टर ए। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा इवेंट पहले हुआ हुआ और कौन सा बाद में, नाम से समझ में आ रहा है। बी आफ्टर ए मतलब बी होगा पर ए के बाद होगा, बी आफ्टर ए। यहां पर भी आपका ए इंटरसेक्शन बी ही फॉर्मूला होता है, लेकिन क्योंकि आफ्टर ए है तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता है। इन दोनों केस में आपने देखा होगा कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबरी पे लिखा हुआ है। अब ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का मतलब होता है कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब ये हो गई हल्की सी थ्योरी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुछ फॉर्मूले हैं यहां पे जो हमको पता होना चाहिए। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो सबको याद होना चाहिए वो ये वाला फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का पहले मतलब क्या होता है समझा दूं मैं। अब यहां पर आपको समझना है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए को भी पूरा ले लो और बी को भी पूरा ले लो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि दोनों में से सिर्फ कॉमन एरिया। ए इंटरसेक्शन बी का यहां पर मतलब क्या होता है, नल सेट, कि इसमें कोई भी कॉमन प्लेटफॉर्म, कोई कॉमन एरिया, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से सारे बी के एलिमेंट गायब कर दो। ए में से सारे बी के एलिमेंट गायब कर दो। इसको हम प्यार से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोल सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और यहां पर जो दिया हुआ है इसमें और इसमें आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। यहां पे भी कुछ इस तरह होने वाला है कि ए यूनियन बी अगर है तो वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि यहां पर जो ए यूनियन बी दिया हुआ है, यहां पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐड करोगे आप दोनों को ऐड करने के लिए, लेकिन जब नल की बात आएगी तो यहां पर बन जाएगा ये नल सेट, क्योंकि यहां पर कॉमन कुछ भी नहीं है तो ए इंटरसेक्शन भी नल बन जाएगा। लेकिन इसी केस में जब आप ए को और बी को ऐड करोगे तो ये कॉमन एरिया दो बार ऐड हो जाएगा, इसलिए उसको एक बार माइनस करना जरूरी है। आई होप इसको आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे। एक और चीज विजुलाइज करनी है आपको कि कभी भी अगर आपका ए यूनियन बी होता है तो उसको हम ए एंड बी से करते हैं या फिर ए और बी से, ये आपको मुझे बताना है कि कभी अगर ए यूनियन बी दिया हुआ है तो उसको अगर मैं लिटरेचर इंग्लिश के माध्यम से समझाऊंगा तो ए यूनियन बी को मैं ए एंड बी से समझाऊंगा या फिर ए और बी से। ये थोड़ा इमेजिन करिए, आप खुद सोचिए कि कभी मैं आपको ए यूनियन बी के बारे में समझाऊंगा तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि ए में भी है और बी में भी है, और ए का ले लो या फिर बी का ले लो, ए यूनियन बी दोनों जगह मिलेगा आपको। क्या बोला मैंने, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी, ए से ढूंढ लो या फिर बी से ढूंढ लो। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये वाला पार्ट जो है इंटरसेक्शन वाला, इसको बोलते हैं एंड, मतलब वो एलिमेंट जो कि ए में भी है एंड बी में भी है। क्या आपको एंड और में रिश्ता समझ में आया? दोबारा समझा रहा हूं मैं आपको कि ए एंड बी, यहां पर आप देखिए ये जो कॉमन इलाका है
ये जो आपका कॉमन इलाका है इसको बोलेंगे वो एलिमेंट जो कि ए में भी है एंड बी में भी है, इसलिए यहां पर उसको एंड से दर्शाते हैं। और यूनियन का मतलब होता है और, इसीलिए आपको हमेशा 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 याद रखना है ए यूनियन बी जब बोलेंगे या ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे तो आपको शब्दों में बयां करना आना चाहिए कि ए यूनियन बी वो होता है जो कि ए और बी कहीं पे भी ढूंढ लो मिल जाएगा, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया, कॉमन एरिया का मतलब होता है ए एंड बी जो कि ए और बी दोनों में है, एंड बी दोनों में है, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है राइट। अब यहां पर क्या हुआ, इसी चीज के फॉर्मूले, ये जो मैंने आपको यहां फॉर्मूला लिखा, इसी चीज के अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले दिए हुए हैं। व्हाट इज पी ए माइनस बी, ओनली ए कॉन्टेंट। व्हाट इज पी बी माइनस ए, ओनली बी वाला कॉन्टेंट, और यहां पे ए इंटरसेक्शन भी कॉमन वाला कॉन्टेंट। असल में इसी चीज को उन्होंने अलग अलग तरीके से यहां पे फॉर्मूला लिख दिया। और व्हाट इज ए यूनियन बी, अगेन पी ऑफ ए जो कि ए कॉन्टेंट होता है, बी माइनस ए मतलब जहां पे सिर्फ बी कॉन्टेंट रहेगा, और यहां पे उसका आंसर आ गया। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, ए में से बी को हटा दो, ए में से बी को हटा दो, तो ए में से अगर यहां वाला क्वेश्चन है तो ये जो पार्ट है आपका ये वाला इतना वाला पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है कि ए में से बी को हटा दो, राइट, इतना वाला पार्ट, और उसमें से इंटरसेक्शन वाला ऐड कर दो तो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाता है। वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाता है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी हटा दो, तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये होता है कि पूरा पार्ट, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर मैंने बी ए है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा ये वाला पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट बी को हटाने के बाद उसमें से अगर मैंने इन कॉमन वाला पार्ट हटा दिया तो सिर्फ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बचेगा, यस और नो। तो ये लिखने के वेन डायग्राम समझने के तरीके हैं। वेन डायग्राम बहुत आसान कर देता है आपका पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड, आपको यही चीज मैंने यहां पे अलग तरह से बताई कि अगर मुझे सिर्फ ए को अकर करवाना हो तो मैं उसको इस तरह लिखूंगा या फिर इसको इस तरह लिखूंगा। अगर मुझे यहां पर सिर्फ बी को अकर करवाना हो तो उसको लिखने का तरीका ये हो सकता है और इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट हम वेन डायग्राम के फॉर्म में बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं, राइट। अब यहां बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश माइनस बी। ए डैश को हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट से दर्शा सकते हैं या फिर ए डैश, ए बार ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, किसी भी तरह से इसको हम दर्शा सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन ये है आपका, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस। अब एस मतलब कितने होते हैं एस, आपको पता है कि आपका हार्ट होता है, हार्ट में एक एस होता है, आपके डायमंड में भी एक एस होता है, आपके स्पेड में भी एक एस होता है, और आपके क्लब में भी एक एस होता है। इसका मतलब यहां पे टोटल 4 एस मिलते हैं आपको, 4 इक्के मिलते हैं, और टोटल कार्ड आपके रहते हैं 52। बहुत आसान सवाल था, 4/52। बेसिक से सवाल कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसके बाद थोड़े धमाके वाले सवाल करेंगे। अब जैक ऑफ हार्ट्स, जैक मतलब क्या होता है, गुलाम। गुलाम हार्ट का एक ही होता है पूरे के पूरे डेक में, हार्ट का ऐसे 4 होते हैं लेकिन हार्ट का गुलाम एक ही होता है। 3 ऑफ क्लब, 6 ऑफ डायमंड, मतलब क्लब में 3 नंबर चाहिए उसको और डायमंड में उसको 6 नंबर चाहिए। तो जब हम क्लब की बात करेंगे तो क्लब में 3 नंबर लाने के लिए उसको एक ही ऑप्शन मिलेगा, और का मतलब होता है कि भाई यहां पे उसको एक और का मतलब एक और आपको ऐड करना है। अब डायमंड, एक 6 नंबर का डायमंड आपका 1/52 रहेगा, है ना, और आप इसको ऐड कर देंगे, और आंसर इज गोइंग टू बी 2/52, दैट इज 1/26। वेरी इजी, राइट। अब हार्ट कितने होते हैं कार्ड टोटल, हार्ट होते हैं पूरे के पूरे 13/52 मतलब 1/4। एनी सूट एक्सेप्ट हार्ट, एनी सूट एक्सेप्ट हार्ट, तो 52 में से जब 13 कार्ड हट जाते हैं तो यहां पे 39 कार्ड्स बचते हैं, और इसको 39/52 कर देंगे या फिर 1 - 13/52 कर देंगे। और यहां पर आपका आंसर क्या आना है, यहां पर आपका आंसर आना है 3/4। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लें या फिर इसको सॉल्व कर लें, योर आंसर इज गोइंग टू बी सेम। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है अ 10 और अ स्पेड। अब 10 कितने हो सकते हैं, 4 10 आपको मिल सकते हैं यहां पे, स्पेड में, क्लब में, हार्ट में, राइट। तो आपको 4 मिल सकते हैं यहां पे 4/52 प्लस, और बोल रहा है ना ये या फिर ये, तो स्पेड कितने होंगे आपके 13/52, राइट। तो आपका आंसर आने वाला है यहां पे 17/52। वेरी इजी। अब ये बोल रहा है नाइदर अ 4 नॉर अ क्लब,
तो नाइदर अ 4 नॉर अ क्लब का पहले हम निकाल लेते हैं और उसको 1 से माइनस कर देंगे, यस और नो। अब नाइदर अ 4 नाइदर अ क्लब मतलब पहले हम 4 का या फिर क्लब के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 जो है क्लब में भी आ सकता है। मतलब 4 आपको अगर पता हो तो ये जो कार्ड्स का सिस्टम होता है, अगर आपको पता हो तो ये जो कार्ड्स का सिस्टम होता है, आपके पूरे 52 कार्ड जो होते हैं वो 13 13 13 13 में 4 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और क्लब जो होते हैं उसमें 13 कार्ड होते हैं, 13 में से एक 4 भी होता है। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें एक इंटरसेक्शन भी है, मतलब ऐसा कार्ड भी मिलेगा आपको जो क्लब भी है और 4 भी है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि आपको और का और अगर लिखा हुआ है ए और बी, अगर और लिखा हुआ है तो वो यूनियन में आएगा। और आपको पता है कि P ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए मुझे 4 कार्ड्स कितने हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अब 4 की प्रोबेबिलिटी रहेगी यहां पे 4/52 प्लस क्लब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13/52, वेरी गुड। और यहां पे ए इंटरसेक्शन बी मतलब एक कार्ड ऐसा रहेगा जो क्लब भी रहेगा और 4 भी रहेगा, यस और नो। तो इसकी रहेगी 1/52 एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर 4/13। लेकिन ये 4/13 आंसर आया है कि क्लब आए या फिर 4 आए, लेकिन आपको नाइदर 4 नॉर क्लब की निकालनी है तो उसको हम लोग 1 से माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 13/4, यहां माइनस तो यहां पे आएगा 9/13। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, यस और नो। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड और पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड में फेस कार्ड भी होता है, इसी को हम लोग फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ऑनर कार्ड मतलब जिन कार्ड की इज्जत होती है, वैल्यू होती है। जैसे कि पहला होता है आपका किंग, क्वीन, जैक और एस। ये 4 कार्ड जो होते हैं ऑनर, इनके पास पावर होती है, ऑनर, दे आर ऑनर्ड, तो उनको बोलते हैं ऑनर कार्ड। तो एक सूट में अगर 4 हुए तो 4 सूट में 16, तो 16/52। वहीं अगर फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड वो होते हैं जिनका चेहरा होता है किंग, क्वीन, जैक। मतलब एक सूट में अगर 3 है तो 4 सूट में होता है 12, तो ये आ गया 12/52। अ स्पेड और अ पिक्चर कार्ड, आपको समझना पड़ेगा कि स्पेड में भी पिक्चर कार्ड होता है। तो हमको फिर से और का मतलब ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए और बी को ए यूनियन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को एंड बोलते हैं। तो यहां पर आपने बोला कि P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो आपके पास क्या आंसर आ गया यहां पर आपका आंसर आ गया कि स्पेड का मतलब होता है 13/52 प्लस बी का मतलब होता है आपका पिक्चर कार्ड होते हैं कितने 12/52 माइनस इनमें से वो जो कॉमन वाले कार्ड है, कॉमन वाले कार्ड को हम लोग निकाल देते हैं। अब बताओ कॉमन वाले कार्ड स्पेड में कौन कौन होगा पिक्चर कार्ड, किंग, क्वीन, जैक, तो 3/52। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। आई होप यू गॉट दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अब यहां क्वेश्चन में यह बोलता है कि भाई प्रोबेबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर का प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने का 2/3 है और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर का मिलने का आपका 4/9 है। मतलब अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5। मतलब एटलीस्ट मतलब या तो इसमें मिल जाए या तो उसमें मिल जाए, या तो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए या तो इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। मतलब ए मिल जाए या बी मिल जाए, ए यूनियन बी। और को क्या बोलते हैं आइदर यू गेट प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ए यूनियन बी मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 4/5। लेकिन वो पूछ क्या रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है, मैं फॉर्मूला यहां पे लिखूंगा दोबारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। रेस्ट और नो, फॉर्मूला तो यही था हमारा। अब यहां पे कितना आ गया 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन, राइट। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं।
नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ओके, पी ऑफ ए, क्वेश्चन को शुरू ऐसे ही करेंगे, जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3। अब बताओ, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं, मतलब नल सेट, राइट, मतलब जीरो। ओके, अब ये बोलता है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी अकरिंग। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहां पर माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जीरो हो जाएगा। यहां पर उसके बाद नाइदर ए और नॉर बी का मतलब ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी का मतलब ए भी ना हो, ए भी ना हो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, एंड बी भी ना हो, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, बी भी ना हो। ये फॉर्मूला हमने लिखा यहां पे, एंड वी विल गेट द आंसर एज, कि जब भी आपका एक ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है, ब्रेक द लाइन। जब भी आपके पास ऐसा वाला केस आएगा, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन मतलब कभी भी ए इंटरसेक्शन बी आ गया और उसके ऊपर आपके पास पूरे में बार लगा हुआ है और ये बार को ब्रेक करना है, तो आप क्या करेंगे, ए को ब्रेक कर देंगे, बी को ब्रेक कर देंगे, लेकिन ये इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन। कभी किसी ने बोल दिया कि ऐसा लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा कर दिया, ब्रेक कर दिया, पर यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन। वैसे यहां पर अगर टूटा वो पड़ा हुआ है, इसका मतलब सीधी बात है कि ये असल में ऐसा हुआ करता होगा और इंटरसेक्शन का यूनियन बना रहता होगा। और ये क्या होता है बेसिकली आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस ए यूनियन बी। तो यहां से आप ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे, दैट वैल्यू इज व्हाट, दैट वैल्यू इज 0.5, 1 माइनस पूरा इकट्ठे निकाल लेते हैं, 0.5 प्लस 0.3, दैट इज 1 माइनस 0.8 and it is going to be 0.2. So this is going to be your answer. Read question again and you should be knowing how A and B को हम लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। और फॉर्मूले में ब्रेक द लाइन चेंज द साइन का कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, राइट। चलिए कॉपी करिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर जो जो चीज दी हुई है एक एक करके उसके नोट्स बना लो, गिवन में लिख दो। तो गिवन क्या है बेटे, गिवन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब वो दिया हुआ है आपको 2/3। फिर बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट अकरिंग, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ऊपर लग गया बार 5/9। और क्या दिया हुआ है, सक्सेस इज एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट। अच्छा, सक्सेस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट का मतलब होता है आइदर ए और बी का। तो और में क्या लग जाता है आपका, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी 4/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोथ इवेंट। अच्छा, बोथ इवेंट का मतलब क्या होता है, ए एंड बी। ए एंड बी क्या होता है कि वो आपसे ए इंटरसेक्शन बी की बात चल रही है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो क्या दिया हुआ है ये लिखना जरूरी है, क्या मांग रहा है ये निकालना जरूरी है, और क्या मांग रहा है उसका फॉर्मूला भी लिख दो पहले ही, कि भैया हमको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जैसे ही आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है हमारा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में हमें क्या चीज ऐसी दी है जो मिसिंग हुई है, और उस मिसिंग को पहले निकाल लेते हैं ताकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और निकाल लें। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 2/3, राइट। ए यूनियन बी हमको दिया हुआ है, यहां पे प्लस यहां माइनस, ए यूनियन बी 4/5, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दिया हुआ है। तो 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आ जाएगा यहां से, दैट इज 4/9, दैट इज 4/9। तो आपको सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी एंड यू विल गेट योर आंसर। अब यहां पर एक थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन बहुत इजी है। यहां पर जो चीज गिवन है एक बार लिख लेते हैं। अब यहां पर जो अनिल है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के हिसाब से ले लेंगे और जो विजय है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के हिसाब से ले लेंगे। अब देखते हैं दिया क्या हुआ है। ये बोल रहा है कि अनिल क्वालिफाई करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.05,
राइट। और यहां पर ये बोल रहा है विजय एक एग्जाम क्वालिफाई करेगा, उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ वी ले लिया मैंने, इज 0.10। नाउ लिसन, ये बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई। बोथ का मतलब क्या होता है, अजय, अनिल एंड विजय बोथ विल क्वालिफाई। मतलब एंड का मतलब तो हमको पता था कि एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन विजय इज इक्वल टू 0.02। नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। Now, for both Anil and Vijay will not qualify the exam. Anil and Vijay both not qualify the exam. इसका मतलब होता है probability of A बार इंटरसेक्शन B बार, मतलब A का भी ना निकले और B का भी ना निकले, उसको हम A इंटरसेक्शन B बोलेंगे और दोनों में लगा देंगे हम लोग क्या, जी हां, दोनों में लगा देंगे हम लोग बार। अब ये जो था ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ध्यान सुनिएगा हमारा। यहां पर जो रहेगा हमारा, अब इसको हम ब्रेक द लाइन चेंज द साइन से करेंगे, जो कि हमारा होता है ए और बी के ऊपर लगा देंगे ऐसा, लेकिन यूनियन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे। अब होता क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिए। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इस तरह से इसका आंसर निकाला जाता है। अब ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे और यहां पे आएगा क्या, बताओ क्या फॉर्मूला होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा सेकेंड पार्ट, और यहां पर बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई एग्जाम। मतलब इसको हम ये बोलें कि अनिल और विजय दोनों ने एग्जाम निकाल लिया, अनिल और विजय दोनों ने एग्जाम निकाल लिया, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, कि अनिल ने भी क्वालिफाई कर लिया, विजय ने भी क्वालिफाई कर लिया, बस वही वाला केस माइनस कर दो, क्योंकि इसके अलावा सारे केस में या तो अनिल से निकलेगा या फिर विजय से निकलेगा, है कि नहीं, या विजय से निकलेगा, अनिल से ही निकलेगा, राइट। तो इस तरह के आपके सारे केस 1 से माइनस कर देंगे तो सिर्फ वो वाला केस माइनस होगा जिसमें विजय और अनिल दोनों से निकल रहा है। तो हमारा वो वाला केस बन जाएगा दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। तो यहां पर क्या आ गया, 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो कि होता है 0.02, दैट इज गोइंग टू बी राइट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। ओनली वन ऑफ देम मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों का निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों का ना निकले, एक ही का निकले, क्योंकि इस वाले केस में वो वाला केस भी आ गया था कि एक का भी ना निकले, राइट। तो अब यहां पे कैसे करेंगे, यहां पे बहुत सिंपल सा ऑप्शन है कि ए का निकलता है एंड बी का नहीं निकलता, या फिर ए का नहीं निकलता और बी का निकलता है। तो यहां पर हमारे पास दोनों के निकलने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, लेट्स फाइंड आउट ना निकलने की, और यहां पर उसका हम आंसर लिख देंगे बड़े आराम से। अब यहां पर होता क्या है कि एक का ना हो और एक का हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई एग्जाम, ये क्लियर हो गया था आपको। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई एग्जाम, इसमें एक का होगा दूसरे का नहीं होगा, या फिर पहले का नहीं होगा और दूसरे का हो जाएगा। तो हमने यहां पे क्या लिखा, आइदर ए का होगा एंड वी का नहीं होगा, और ए का नहीं होगा वी का होगा, इसके अलावा कोई केस तो नहीं बनता, इसके अलावा केस तो नहीं बनता। एक का होगा तो दूसरे का नहीं होगा, और अगर पहले का नहीं होगा दूसरे का होगा। तो यहां पर और के केस में आपको समझ में आना चाहिए कि और के केस में हमेशा प्लस यूज करते हैं, एंड में मल्टीप्लाई यूज करते हैं, दोनों आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन। तो यहां पर हमने उसकी वैल्यू लिख दी, 1 से माइनस कर दिया तो पी ए बार आ गया, 1 से माइनस कर दिया तो पी वी बार आ गया, दोनों को लिखा, हमारा आंसर ये आ गया। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कहां पे ए यूनियन बी लिखते हैं, कहां पे ए इंटरसेक्शन भी लिखते हैं, कहां पर मल्टीप्लाई करना है, कहां पर ऐड करना है, कहां पर आपको प्लस करना है, आपको पता होना चाहिए। ए यूनियन बी को हम ए और बी क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया होगा, और ए इंटरसेक्शन बी को ए एंड बी क्यों बोलते हैं। आगे और प्रैक्टिस बचे हुए वीडियोस को देखते रहिए लगातार, आपके पास डिस्क्रिप्शन में सारी शीट्स आने वाली हैं और सारे वीडियोस की लिंक इन सीक्वेंस आने वाली है, तो जरा डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।